फिट फैक्ट्स विद अनमोल में आपका स्वागत है। एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। एक 35 साल का इंसान है, रेगुलरली जिम जाता है, हेल्दी खाना भी खाता है। जैसे ओट्स, सलाद। हाँ बिल्कुल, कोई स्मोकिंग नहीं, देखने में एकदम फिट। राइट। लेकिन एक सिंपल सा स्कैन बताता है कि उसकी धमनियों मतलब आर्टरीज में प्लैक जमना शुरू हो गया है। ये सच में एक बहुत चौंकाने वाली हकीकत है। बिल्कुल। और खासकर हम भारतीयों के लिए, जहां 60 साल से कम उम्र के 4 में से एक वयस्क की मौत दिल की बीमारी से होती है। ये आंकड़े डराते हैं। तो आज हम इसी साइलेंट किलर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये प्लैक बनता कैसे है, हम भारतीय इतने वल्नरेबल क्यों हैं, और इसे रोकने के साइंस बैक्ड तरीके क्या हैं। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हार्ट डिजीज तो 50s या 60s की प्रॉब्लम है। हाँ, यही लगता है सबको। लेकिन हकीकत ये है कि ये प्रोसेस, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, वो हमारी टीन्स में ही शुरू हो जाता है। टीन्स में? हाँ, इट्स लाइक अ स्लो क्राइम सीन हैपनिंग इनसाइड आवर आर्टरीज फॉर डेकेड्स, और वो भी बिना किसी वार्निंग के। स्लो क्राइम सीन, ये सुनने में ही काफी डरावना है। तो चलिए इस क्राइम सीन को थोड़ा अनपैक करते हैं। ये एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब धमनियों में प्लैक का जमना, ये होता कैसे है एकदम सिंपल टर्म्स में? सोच लीजिए कि हमारी आर्टरीज हाईवेज हैं, ओके। और उनकी जो इनर लाइनिंग है, जिसे एंडोथेलियम कहते हैं, वो रोड साइड की फेंस है जो ट्रैफिक को स्मूथ रखती है। ठीक है। अब हमारे ब्लड में लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स ट्रक्स की तरह घूमते रहते हैं, जो फैट और कोलेस्ट्रॉल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये डिलीवरी ट्रक्स की तरह? हाँ बिल्कुल। इनमें से कुछ ट्रक्स अच्छे हैं, जैसे HDL यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लेकिन ज्यादातर रिस्की हैं, जैसे LDL यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और VLDL भी सुना है मैंने, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। हाँ वो भी। और इन सभी रिस्की ट्रक्स पर एक ही सिग्नेचर होता है, ApoB। ApoB यानी एपोलिपोप्रोटीन भी। तो इतने सारे पार्टिकल्स हैं, HDL, LDL, VLDL, इन सब में से सिर्फ ApoB पर ही इतना फोकस क्यों? मतलब क्या चीज इसे असली विलन बनाती है? एक्सेलेंट क्वेश्चन। असली विलन ApoB इसलिए है क्योंकि हर प्लैक की कहानी एक ApoB पार्टिकल से ही शुरू होती है। हर एक प्लैक की? हाँ, यही वो पार्टिकल है जो हाईवे की फेंस यानी एंडोथीलियम को तोड़कर आर्टरी वॉल के अंदर घुस जाता है। ओके। एक बार अंदर पहुंचने के बाद ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब सिंपल शब्दों में उस पे जंग लग जाता है और वो टॉक्सिक बन जाता है। इट्स द फर्स्ट ट्रेसपासिंग इवेंट दैट स्टार्ट्स द होल कैस्केड। ओके, सो इट्स द पार्टिकल इटसेल्फ, द ApoB, दैट्स द प्रॉब्लम। लेकिन एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। पिछले 30 साल से हर डॉक्टर, हर आर्टिकल हमें यही सिखा रहा है कि बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDLC को कंट्रोल करो। सही है। और अब ये कहा जा रहा है कि वो जानकारी इनकम्प्लीट थी। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये स्केप्टिसिज्म बिल्कुल जायज है। देखिए, वो जानकारी गलत नहीं थी, बस इनकम्प्लीट थी। इनकम्प्लीट? हाँ। अच्छा। हाँ, LDLC यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल तो सिर्फ ट्रक के अंदर का सामान है, अ कार्गो। ओके। और ApoB वो पूरा का पूरा ट्रक है। अब आप सोचिए, प्रॉब्लम सामान में है या हाईवे पर बहुत ज्यादा ट्रक्स होने में? जाहिर है, बहुत ज्यादा ट्रक्स होने में। बिल्कुल। अगर ट्रक्स ही ज्यादा होंगे तो एक्सीडेंट का रिस्क तो बढ़ेगा ही, चाहे अंदर सामान कम हो या ज्यादा। वाह। इसको ऐसे समझिए, अगर 1 टन कोलेस्ट्रॉल 4 बड़े ट्रक्स में है तो ट्रैफिक आराम से चलेगा। ठीक है। लेकिन वही 1 टन कोलेस्ट्रॉल 500 छोटे छोटे स्कूटर्स में है तो पूरा केओस हो जाएगा। क्रैश। एग्जैक्टली, फुल क्रैश केओस। वाह, ये सुनकर तो पूरी पिक्चर ही क्लियर हो गई। तो हम अब तक सिर्फ सामान मतलब कोलेस्ट्रॉल गिन रहे थे, जबकि असली प्रॉब्लम गाड़ियों यानी पार्टिकल्स की भीड़ है। मतलब ApoB का काउंट इज मोर इम्पोर्टेंट। ने साफ दिखाया कि ApoB का हर स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीज हार्ट अटैक रिस्क को 38% तक बढ़ा देता है। 38%? हाँ, और जब ये ऑक्सीडाइज्ड ApoB पार्टिकल्स आर्टरी वॉल में इकट्ठे होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स में व्हाइट ब्लड सेल्स भेजता जो है। मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। बिल्कुल। ये मैक्रोफेजेस उनको खाने की कोशिश करते हैं और सूज जाते हैं, जिससे वो फोम सेल्स बन जाते हैं। अच्छा। यही फोम सेल्स मिलकर फैटी स्ट्रीक्स बनाते हैं, द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लैक। और ऑटोप्सीज में ये 16-20 साल के बच्चों में भी पाया गया है। 16 से 20 साल? दैट्स टेरिफाइंग। इसका मतलब ये प्रोसेस हमारे स्कूल कॉलेज के दिनों से ही शुरू हो जाता है। हाँ बिल्कुल। और कोलेस्ट्रॉल की बात चली है, तो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का क्या?
सालों से ये डर था कि अंडे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। That's another myth that has been busted. अंडा खाने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल पे डायरेक्ट असर नहीं होता। ये बात 2015 की यूएस डाइटरी गाइडलाइंस ने भी ऑफिशियली एक्सेप्ट कर ली थी। अच्छा। हमारी बॉडी अपना 85% कोलेस्ट्रॉल खुद ही बनाती है। हाँ, सैचुरेटेड फैट जो ज्यादातर एनिमल सोर्सेज से मिलता है, वो कुछ लोगों में एपोबी पार्टिकल्स की संख्या बढ़ा सकता है। ओके। इसलिए सिर्फ एलडीएल-सी टेस्ट करवाना काफी नहीं है, एपोबी कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट करवाना जरूरी है टू गेट द रियल पिक्चर। ठीक है, तो एपोबी अ पार्टिकल प्रॉब्लम है, नॉट अ कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम। बट आई हियर इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। हाँ। एक जेनेटिक वाइल्ड कार्ड हाँ। जिसका नाम है एलपीए, ये क्या बला है? एलपीए, जिसे एलपी लिटिल ए कहते हैं, एक जेनेटिक टाइम बॉम्ब जैसा है। जेनेटिक टाइम बॉम्ब। हाँ, टेक्निकली ये एक एपोबी पार्टिकल ही है जिसके साथ एक एक्स्ट्रा स्टिकी प्रोटीन जुड़ा होता है। इस एक्स्ट्रा प्रोटीन की वजह से ये नॉर्मल एपोबी से ज्यादा चिपकता है और खून के थक्के यानी क्लॉट्स जल भी बनाता है। ओह, तो ये ज्यादा खतरनाक है। हाँ, और इसका लेवल लगभग पूरी तरह से जेनेटिक होता है। डाइट या एक्सरसाइज से इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और इसका इंडियंस से क्या कनेक्शन है? इज इट मोर कॉमन इन आवर पॉपुलेशन? हाँ, कनेक्शन गहरा है। स्टडीज दिखाती हैं कि साउथ एशियंस और अफ्रीकन डेसेंट के लोगों में इसके हाई लेवल्स पाए जाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। अच्छा। सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर बॉब हार्पर जैसे फिट लोगों को 52 की एज में जो सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसका कारण अक्सर यही एलपीए होता है। ओके। इसलिए जिंदगी में एक बार इसका टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, खासकर अगर फैमिली में प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है। इट्स अ वन टाइम टेस्ट दैट गिव्स यू अ क्रूशियल पीस ऑफ योर जेनेटिक पजल। तो हमारे पास एपोबी है जो पार्टिकल काउंट है, और एलपीए है जो एक जेनेटिक वाइल्ड कार्ड है। अब इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट से जोड़ते हैं। द स्टैट्स आर जस्ट टेरेबल फॉर अस। हम लोग इतने वल्नरेबल क्यों हैं? What's fascinating here is the perfect storm of factors in India. Number one, हम दुनिया की डायबिटीज कैपिटल हैं। इसका मतलब है वाइड स्प्रेड इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो सीधे सीधे आर्टरी की लाइनिंग एंडोथीलियम में इन्फ्लेमेशन करती है, उस फेंस को कमजोर बनाती है। ओके। फिर है विजरल फैट, यानी पेट के ऑर्गन्स के आसपास वाला खतरनाक फैट। वेस्ट सर्कमफ्रेंस अगर मर्दों में 40 इंच से ज्यादा और औरतों में 35 इंच से ज्यादा है, तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। और इसमें हमारे एनवायरनमेंट का क्या रोल है? द पोल्यूशन, द स्ट्रेस ऑफ सिटी लाइफ। बहुत बड़ा। सोच के देखिए, एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली जैसे शहर में सांस लेना दिन में 15-20 सिगरेट पीने के बराबर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा कर सकता है। 15 से 20 सिगरेट? हाँ, ये स्ट्रेस सीधे सीधे हमारे एपोबी पार्टिकल्स पर हमला करता है, उन्हें जंग लगने पर मजबूर कर देता है और प्लेक बनने की रफ्तार को दोगुना कर देता है। और ऊपर से अर्बन स्ट्रेस। हाँ, उससे बढ़ता ब्लड प्रेशर भी जोड़ दीजिए। और हमारी डाइट। डाइट की बात सुनकर मुझे अपनी दादी की याद आ गई। वो कहती थी कि त्योहार पर जमकर खाओ, लेकिन एकादशी पर पेट को आराम दो। सही बात है। शायद वो बिना साइंस जाने ही इस फीस्ट एंड फास्ट साइकिल को समझती थी, जिसे हमने अब खो दिया है। बिल्कुल सही कहा। जो थाली सिस्टम त्योहारों में फीस्ट और एकादशी जैसे फास्ट के साथ बैलेंस होता था, वो अब मॉडर्न कांस्टेंट कार्ब हेवी लाइफस्टाइल से मिसमैच हो गया है। अब हम दिन में कई बार हाई कार्ब मील्स खाते हैं, जिससे इंसुलिन हमेशा हाई रहता है और इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। राइट। इन सब चीजों को मिलाकर एक रिस्क ट्रियो बनता है। एथेरोस्क्लेरोसिस होने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, हाई एपोबी एक्सपोजर टाइम, मतलब खून में एपोबी पार्टिकल्स का सालों तक ज्यादा रहना। ओके। एंडोथीलियल ब्रीच, आर्टरी की लाइनिंग का डैमेज होना। और तीसरा, इन्फ्लेमेशन। ये तीनों मिलके प्लेक बनने का स्टेज सेट करते हैं। सो व्हाट डज द सॉन्ग मीन? अगर कोई इस कॉन्वर्सेशन को सुन रहा है और चिंता में है, तो एक्शन प्लान क्या है? इससे बाहर कैसे निकलें? यही है मेडिसिन 3.0 का कॉन्सेप्ट, राइट? यस, मेडिसिन 2.0 का पुराना तरीका था कि अगले 10 साल का रिस्क देखो, अगर वो 5% से कम है तो चिंता मत करो। हाँ, यही होता है। दिस इज अ फ्लॉड अप्रोच। मेडिसिन 3.0 कहता है कि 30 साल की ट्रेजेक्ट्री देखो, नॉट जस्ट 10 years। 30 साल की? हाँ, एक 45 साल का इंसान जिसका अपोबी हाई है, वो हार्ट डिजीज की रेस में एक 75 साल के इंसान से आगे निकल जाएगा जिसका अपोबी लो है। इट्स अबाउट कंपाउंडिंग रिस्क ओवर डेकेड्स।
We need to think about a 30-year prevention window. ओके, लेट्स गेट इनटू द एक्शनेबल प्रोटोकॉल। सबसे पहले लैब टेस्ट्स, कौन से क्रूशियल मार्कर्स हैं जिन्हें ट्रैक करना चाहिए? कुछ जरूरी टेस्ट्स है। सबसे इंपॉर्टेंट है ApoB, जिसका ऑप्टिमल टारगेट 60 mgdl से कम होना चाहिए। 60, ओके। फिर है LP, जो लाइफ में एक बार टेस्ट कराना है। ट्राइग्लिसराइड्स 100 से नीचे होने चाहिए। HbA1c, जो 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर बताता है, 5.4% से कम होना चाहिए टू चेक फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस। और ब्लड प्रेशर? हाँ, ऑफ कोर्स, कंसिस्टेंटली 120/80 से नीचे। और अगर रिस्क हाई है या फैमिली हिस्ट्री है तो क्या इमेजिंग स्कैन्स का भी रोल है, जैसे CAC स्कैन? हाँ, अगर रिस्क फैक्टर्स हैं तो CAC स्कैन या कॉर्नरी आर्टरी कैल्शियम स्कैन करवाया जा सकता है। ये प्लैक के कैल्सिफाइड यानी हार्ड हिस्से को दिखाता है। ठीक है। लेकिन याद रखें, ये 15% तक सॉफ्ट अनस्टेबल प्लैक्स को मिस कर सकता है, जो ज्यादा डेंजरस होते हैं। उसके लिए CT एंजियोग्राफी ज्यादा डिटेल्ड है। बट फॉर इनिशियल स्क्रीनिंग, अ CAC स्कोर ऑफ 0 इज वेरी रीअश्योरिंग। ठीक है, अब आते हैं न्यूट्रिशन पर। ApoB को नेचुरली कम करने के लिए सबसे इंपैक्टफुल चेंजेस क्या हैं? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल। दिन में 100 ग्राम से कम का टारगेट रखें। 100 ग्राम? हाँ, इसका प्रैक्टिकल मतलब है कि चावल और रोटी का पोर्शन अपनी मुट्ठी के साइज का हो, ना कि पूरे हाथ के। अच्छा। मीठे जूस और रिफाइंड अनाज जैसे मैदा, ब्रेड, बिस्किट्स को बंद करना पड़ेगा। सेकंड, फैट्स। हेल्दी फैट्स पर शिफ्ट करना जरूरी है। अपनी डाइट का 60% फैट्स मोनोसैचुरेटेड सोर्सेस से आना चाहिए। जैसे कि? इसके बेस्ट ऑप्शंस हैं ऑलिव ऑयल, एवोकाडो और मैकेडेमिया नट्स। और घी या सैचुरेटेड फैट्स के बारे में क्या? वो तो इंडियन कुकिंग का एक इंटीग्रल हिस्सा है। सैचुरेटेड फैट्स जैसे एनिमल सोर्सेस से मिलने वाले कम करने चाहिए, क्योंकि वो कुछ लोगों में ApoB बढ़ाते हैं। द बेस्ट वे इज टू टेस्ट योर ApoB रिस्पॉन्स। डाइट में चेंजेस करने के 8-12 हफ्ते बाद टेस्ट करवाएं और देखें कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। ओके, सो इट्स पर्सनलाइज्ड। एग्जैक्टली। और आखिरी पिलर है प्रोटीन। क्वालिटी प्रोटीन जरूरी है, अराउंड 1.6 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ लीन बॉडी मास। ठीक है, कोशिश करें कि इसका 70% प्लांट बेस्ड हो, जैसे दाल, चने, टोफू, और 30% एनिमल बेस्ड। इंडियन प्लेट मॉडल इज अ ग्रेट गाइड। आधी प्लेट सब्जी, 1/4 दाल और 1/4 होल ग्रेन रोटी या चावल। और इन सब के साथ एक्सरसाइज का क्या रोल है? हम हमेशा सुनते हैं डू मोर कार्डियो। इज दैट द राइट एडवाइस? एक्सरसाइज एंडोथीलियम यानी आर्टरी लाइनिंग का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है, लेकिन सिर्फ कार्डियो काफी नहीं। अच्छा। हफ्ते में 150 मिनट्स जोन 2 एक्सरसाइज का टारगेट रखें। ये वो इंटेंसिटी है जहां आप एक्सरसाइज करते हुए बात कर सकते हैं, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग या लाइट जॉगिंग। ओके। इसके साथ हफ्ते में 2-3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मांसपेशियां बनाने के लिए बहुत जरूरी है। राइट। एक सिंपल इंडियन फ्रेंडली रूटीन है मंदिर परिक्रमा। लंच या डिनर के बाद 15 मिनट की वॉक, ये ब्लड शुगर स्पाइक को 25-30% तक कम करती है, विच इज ह्यूज। ओके, सो दिस इज द लाइफस्टाइल फाउंडेशन। लेकिन कुछ लोगों के लिए, खासकर जिनकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है या LPA हाई है, ये अकेले काफी नहीं होता। उनके नंबर्स स्टबर्न रहते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर मॉडर्न मेडिसिन का रोल आता है। अगर लाइफस्टाइल चेंजेस के बावजूद ApoB 60 mgdl से ऊपर रहता है, तो मेडिकेशन जरूरी हो जाती हैं। जैसे कि स्टार्टिन्स। हाँ, सबसे कॉमन है स्टार्टिन्स, जैसे रोजुवेस्टैटिन। ये लिवर को ब्लड से LDL पार्टिकल्स क्लियर करने के लिए सिग्नल देते हैं। इनसे ApoB 30-50% तक कम हो सकता है। लेकिन लोग स्टार्टिन्स की साइड इफेक्ट से बहुत डरते हैं, खासकर मसल पेन से। इसमें कितनी सच्चाई है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे एड्रेस करना जरूरी है। रिसर्च बताती है कि सिर्फ 5% लोगों को स्टैटिन एसोसिएटेड मसल सिम्टम्स या SAMS होते हैं। सिर्फ 5%? हाँ, और वो भी डोज एडजस्ट करने या स्टैटिन बदलने से ठीक हो जाते हैं। 95% लोग इसे आराम से टॉलरेट कर लेते हैं। अच्छा। हार्ट अटैक का रिस्क मसल एक के रिस्क से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। और अब तो स्टैटिन्स के अलावा भी कई नई तरह की दवाइयां अवेलेबल है, जो अलग अलग तरीकों से ApoB को कम करती हैं। कौन सी दवाई सही है, ये डॉक्टर ही तय कर सकते हैं। और यहाँ पे वापस आती है 30-year प्रिवेंशन विंडो की बात। नंबर नीडेड टू ट्रीट वाला कॉन्सेप्ट इस केस में बहुत पावरफुल है। बहुत। डेटा कहता है अगर आप 5 साल तक स्टैटिन लेते हैं तो आप 33 से 130 लोगों में से एक हार्ट इवेंट रोक सकते हैं। ओके। लेकिन अगर आप 35 की उम्र से 30 साल तक लेते हैं तो आप शायद 7 से भी
कम लोगों में एक इवेंट रोक सकते हैं। वाओ। It's the power of compounding prevention. The key is to start early if the risk factors are present. इससे पहले कि हम समाप्त करें, कुछ मिथ्स को डेफिनेटिवली बस्ट कर देते हैं। मिथ नंबर 1, ईटिंग कोलेस्ट्रॉल क्लॉग्स आर्टरीज। हमने डिस्कस किया ये गलत है। हाँ, ये तो मिथ है। मिथ नंबर 2, रेज योर HDL-C एंड यू विल विन। इसमें कितनी सच्चाई है? ये भी अधूरा सच है। सिर्फ HDL कोलेस्ट्रॉल का नंबर बढ़ाने से फायदा नहीं होता। जिन ड्रग्स ने ये किया वो क्लिनिकल ट्रायल्स में फेल हो गए। अच्छा। HDL का फंक्शन मैटर करता है, उसकी क्वालिटी जिसे टेस्ट करना मुश्किल है। इसलिए सिर्फ HDL नंबर पर फोकस ना करें। Lowering ApoB is far more important. And the final, most dangerous myth. I'm in my 30s. Heart disease is an old person's problem. This is the deadliest myth of all. मर्दों में 50% हार्ट अटैक्स पेसिड सेल से पहले होते हैं, औरतों में 33%। हाँ, ये तो बहुत सोबरिंग है। हमने बात की कि प्लाक टीन्स में बनना शुरू हो जाता है। ये एक 50 साल तक चलने वाली बीमारी है। इवेंट भले ही अचानक लगे, लेकिन उसकी नींव डेकेड्स पहले रखी जाती है। वेटिंग फॉर सिम्टम्स इज वेटिंग टू लॉन्ग। तो आज की बातचीत का सार ये है। पहला, असली विलन LDL-C यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल नहीं, बल्कि ApoB, एपोलिपोप्रोटीन B पार्टिकल्स की संख्या है। बिल्कुल। दूसरा, LPA यानी लिपोप्रोटीन लिटिल a एक जेनेटिक टाइम बॉम्ब है। इसका टेस्ट जिंदगी में एक बार जरूर कराएं। बहुत जरूरी है। तीसरा, धमनियों में प्लाक जमने की ये प्रक्रिया जवानी में ही शुरू हो जाती है। हाँ। और सबसे जरूरी, 5 साल की चिंता करने के बजाय 30 साल की प्रिवेंशन विंडो के बारे में सोचें। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ जेनेटिक्स या किस्मत की बात नहीं है, ये रोकथाम प्रिवेंशन का मामला है। अलवार में जो हुआ वो किसी की अपनी कहानी हो, ये जरूरी नहीं। सही जानकारी और सही एक्शन के साथ अपनी हार्ट स्टोरी को फिर से लिखा जा सकता है। शुरुआत आज से ही करनी होगी। और इसी सोच के साथ हम ये चर्चा समाप्त करते हैं। ये जानने के बाद कि ये सब हमारे टीनेज सालों में शुरू होता है, वो कौन सा एक छोटा बदलाव है जो आज किया जा सकता है, जिसके लिए 50 साल पुराना सेल्फ भविष्य में धन्यवाद देगा। फिट फैट्स विद अनमोल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम सिर्फ एविडेंस बेस्ड प्रिवेंटिव हेल्थ पर बात करते हैं। अगली बार हम मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स और स्ट्रेस पर चर्चा करेंगे। बिना किसी हाइप के साइंस को गहराई से समझने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। योर हार्ट डिपेंड्स ऑन इट।